अस्सलामुअलैकुम डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम हारिस है और मेरे इस चैनल हॉरर थ्रिल विद हारिस पर हॉरर स्टोरीज़ अपलोड होती हैं और किस्से कहानियाँ। अगर आपको भी हॉरर स्टोरीज़ और किस्से कहानियाँ सुनने का शौक़ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यहाँ वीक में 2 से 3 ऐसी हॉरर और थ्रिलिंग स्टोरीज़ अपलोड होती हैं जो कि आपको सुनकर काफ़ी मज़ा आएगा। आपके साथ भी कभी कोई इंसिडेंट हुआ है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें, जो कि आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर एंड इंस्टा आईडी मेंशन है, वहाँ शेयर करें। इंशाल्लाह आप सबकी भेजी स्टोरीज़ पर वॉइस ओवर किया जाएगा। आज की स्टोरी जो है वो हमारे साथ हसन अदनान ने शेयर की है कराची से, और ये जो कुछ भी हुआ था वो उनके ससुर के दोस्त के साथ हुआ था। और ये वाक़या इनको तब पता चला था जब इनकी नई शादी हुई थी, तो इनके ससुर ने इनको सुनाया था। ये तकरीबन 2006 से 2007 की बात है। बहुत ही मज़ेदार किस्म की स्टोरी होने वाली है, तो जल्दी से अपने हेडफोन्स लगा लीजिए, किसी अंधेरी खामोश जगह पर बैठ जाइए ताकि इस कहानी को और अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकें और इस कहानी का मज़ा ले सकें। तो चलिए स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई, मेरा नाम हसन अदनान है। मेरी एज तकरीबन 50 ईयर्स है और मेरा ताल्लुक़ कराची से है। जो वाक़या मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो मेरे ससुर के एक दोस्त के साथ हुआ था और मेरे ससुर ने मेरे साथ शेयर किया था। तो बात कुछ यूँ है कि ये 2006 की बात है और हैदराबाद में एक मशहूर मेडिकल स्ट्रीट है जिसके राइट साइड पे जाते ही एक ऐसी जगह शुरू होती है जहाँ पर काफ़ी सारे बंगले और कोठियाँ हैं अंग्रेज़ों के ज़माने के। तो जो मेरे ससुर के दोस्त थे उनका भी ये काम था कि वो जो है इस तरह की कोठियाँ और पुराने बंगलात वगैरह को लेकर उन पे बिल्डिंग्स वगैरह को तामीर करवाया करते थे, जिससे वो मुनाफा भी कमाया करते थे। उस जगह पे अभी इतनी आबादी ना थी, क्योंकि तमाम बंगलात और कोठियाँ वगैरह जितनी भी थीं उनमें से अभी तक कुछ को ही ख़रीद कर उसमें तामीर का काम शुरू करवाया गया था। तो आगे की स्टोरी मेरे ससुर की ज़ुबानी सुनते हैं। मेरा एक दोस्त था जो कि कोठियाँ वगैरह ख़रीद कर तैयार करवाया करता था और बाद में उनको फ्लैट वगैरह बनाकर बेच दिया करता था। तो इसी तरह उसी मेडिकल स्ट्रीट के साथ उनको एक दफ़ा एक बंगला दिखाया गया जिसके ग्राउंड फ्लोर के अलावा 3 फ्लोर और भी थे, मतलब टोटल उसके 4 फ्लोर थे और वो देखने में काफ़ी खूबसूरत था। अगर उसके अंदर का मंजर बयान किया जाए तो वो अंदर से काफ़ी जिग-जैग टाइप बना हुआ था, मतलब कुछ रास्ते कहीं से निकल रहे हैं तो कुछ रास्ते कहीं से निकल रहे हैं। और वो बंगला जो था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और डील भी इनको काफ़ी मुनासिब पैसों में मिल रही थी। तो इन्होंने उस जगह की डील को फाइनल किया और इनके साथ इनके 3 दोस्त भी थे जो कि इनके पार्टनर्स थे। इन चारों ने मिलकर उस जगह को ख़रीदा और इनका इरादा ये था कि यहाँ पर एक 6 से 7 मंजिला बिल्डिंग बनाकर या फ्लैट बनाकर उनको रेंट आउट किया जाएगा या फिर उसको बाद में सेल कर दिया जाएगा। अब वो जगह इन्होंने ख़रीद ली। उसके बाद वहाँ पे इनको तामीर का काम शुरू करवाना था, तो वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह से इनकी बातचीत चली, जिसके बाद इनको उस बंगले की तामीर में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आने लगीं, क्योंकि जब इस तरह की किसी पुरानी बिल्डिंग को तामीर किया जाता है या उस पर कुछ फ्लोर्स ऊपर बनाने होते हैं तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है, जो कि बहुत ज़्यादा झंझट का काम होता है। बंगला तो इन्होंने ख़रीद लिया था लेकिन उसकी तामीर के काम में बहुत ज़्यादा डिले होता जा रहा था, क्योंकि कागजात के बनवाने में और उनकी वेरिफिकेशन वगैरह करवाने में काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियाँ आ रही थी। कभी कोई रोला बीच में पड़ जाता था तो कभी कोई मसला बन जाता था, जिसकी वजह से उसकी तामीर डिले से डिले होती गई और वो तामीर इतनी ज़्यादा डिले हो गई कि उसके साथ के जो घर वगैरह थे वो बनना स्टार्ट हो गए थे। लेकिन पता नहीं उस जगह में ऐसा क्या था कि वहाँ की वेरिफिकेशन कंप्लीट ही नहीं हो रही थी और कभी ना कभी कोई ना कोई नया इशू निकल आता था। साथ वाले फ्लैट्स वगैरह बन चुके थे और वहाँ पर अब काफ़ी सारी फैमिलीज़ भी जो है वो आबाद होने लगी थी। तो इतनी देर में हमारा भी उस बंगले का जितना कागजात वाला काम था सब कंप्लीट किसी न किसी तरीके हो ही गया था।
उसके बाद अब हमें भी बस उस जगह को तामीर करवाना था। तो मेरे ससुर बताते हैं कि उनके दोस्तों की और उनके पार्टनर्स की कुछ ऐसी मसरूफियात हो चुकी थी कि तमाम कागजात बनने के बाद भी अभी तक वो कंस्ट्रक्शन का काम प्रॉपरली स्टार्ट नहीं करवा पाए थे, कहीं बिज़ी हो गए थे। लेकिन उसका नीचे का पोर्शन ऐसा था कि वहाँ पर स्टे किया जा सकता था और उस बंगले की छत ऐसी थी कि उसको पार्टीज़ वगैरह के लिए और बारबेक्यू वगैरह और ऐसे इवेंट्स के लिए यूज़ किया जा सकता था। तो जो मेरे ससुर के दोस्त थे वो तो वहाँ अक्सर अपनी फैमिली को ले जाया करते थे, वहाँ पर उनके साथ वीकेंड वगैरह स्पेंड किया करते थे। वहाँ जो नीचे फ्लोर था उन्होंने उस पर काफ़ी सारा सामान भी रख लिया था, खाने पकाने का, टीवी, सोफ़ा वगैरह ऐसी चीज़ें, ताकि अगर वो वीकेंड पे वहाँ जाएं तो उनको किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। वो अपने नौकर को भी साथ ले जाया करते थे और वहाँ पे खूब इंजॉय किया करते थे। हालांकि उन्होंने वहाँ पर तामीर का काम करवाना तो था, लेकिन अब वो कितने अरसे बाद करवाना था या कब जाके स्टार्ट होना था ये उनको कुछ पता नहीं था। लेकिन जो उनके पार्टनर्स थे उनमें से कभी भी कोई उस बंगले पर नहीं आया था। बस वो 1-2 दफ़ा ही आए थे शुरू में जब उस जगह को ख़रीदना था। उसके बाद वो कभी भी वहाँ पर इंजॉयमेंट वगैरह की गर्ज से नहीं आए थे। बस जो मेरे ससुर के दोस्त थे वही वहाँ पर जाया करते थे। अब जो मेरे ससुर के दोस्त थे वो भी काफ़ी अरसे से वहाँ पर नहीं गए थे। तकरीबन उनको भी वहाँ ना गए हुए 4 से 5 माह हो गए थे। तो उनको एक इसी तरह के रैंडम डे उनके उसी बंगले के पास से किसी ने कॉल की, उनका हाल चाल पूछा और उनकी उस जगह पर काफ़ी लोगों से बन चुकी थी जो वहाँ पर आकर स्टे कर रहे थे। उन्हीं में से किसी की कॉल थी और वो उनसे पूछने लगे कि काफ़ी अरसे से आप यहाँ पर तशरीफ़ नहीं लाए। हाल चाल पूछने के बाद और ये सब पूछने के बाद फिर उन्होंने कहा कि आपने क्या अपना ये जो बंगला है क्या किसी को रेंट आउट किया है? तो आगे से वो कहने लगे कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं और ना ही हमारा ऐसे रेंट आउट करने का भी कोई इरादा है, क्योंकि अभी तो वहाँ पर सही से काम भी नहीं हुआ। हम उसको अच्छे से तैयार करवा लेंगे, उसके बाद कुछ सोचेंगे कि उसको बेचना है या रेंट आउट करना है या कुछ भी। फ़िलहाल अभी तो हमने इस बारे में नहीं सोचा। तो उन्होंने फिर आगे से बात काटते हुए कहा कि हमने आपके उसी बंगले के 3rd फ्लोर पर टेरेस में ही किसी औरत को बाल सुखाते हुए देखा है और बालों में कंघी करते हुए देखा है। तो हमने सोचा कि हो सकता है आपने ये जगह सेल आउट कर दी है या किसी को रेंट आउट कर दी है। अक्सर हम उस घर के पास जाते भी हैं, लेकिन गार्ड से भी पूछने पे पता चलता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। तो इस चीज़ से हमें काफ़ी ताज्जुब होता है। ये कॉल सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। उन्होंने अपने गार्ड को कॉल की तो गार्ड से भी पता चला कि ऐसा कोई सीन नहीं है वहाँ पर, ना ही वहाँ पर कोई अंदर जाता है और ना ही किसी को वहाँ पर देखा है उसने। तो वो सोचने लगे कि हो सकता है किसी ने उनके साथ मजाक किया हो और उन्हें तंग किया हो जानबूझकर कि हम इसी बहाने वहाँ पर चक्कर लगा लें तो उनसे मुलाकात हो जाए। लेकिन इसके बाद 2 से 3 दफ़ा और उनको कॉल आई, वो भी डिफरेंट लोगों की उसी जगह से, और वो भी सेम यही बात कर रहे थे कि उन्होंने टेरेस पर किसी औरत को बैठे हुए देखा है। तो ये सब कुछ होने के बाद वो भी काफ़ी सोच में पड़े कि 3 से 4 फैमिलीज़ तो उनके साथ मजाक नहीं ना कर सकती, या तो हो सकता है गार्ड ने वहाँ पर किसी को रखा हुआ हो सीक्रेटली और वहाँ पर वही उनसे रेंट वगैरह ले रहा हो। लिहाजा मुझे एक दफ़ा वहाँ जाकर चेक करना चाहिए। वीकेंड भी बस आने ही वाला था, तो उनकी फैमिली को भी बाहर गए हुए काफ़ी अरसा हो गया था। तो वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी फैमिली के साथ प्लान बनाया, उनके बेटी बेटा और उनकी वाइफ के साथ, कि इस वीकेंड को वो उसी बंगले में जाकर स्टे करेंगे ताकि उनका माइंड थोड़ा रिलैक्स हो और वो बारबेक्यू वगैरह भी करेंगे और इन्जॉयमेंट करेंगे और वीकेंड के एंड पे वापस आ जाएंगे। अब वो वहाँ पर गए, अपना सारा सामान उन्होंने सेट किया और अपने मुलाजिम को भी अपने साथ लेकर गए, खाने वगैरह का सामान बनवाया, खाना पीना किया। उसके बाद वो वैसे ही घर में घूमने लगे। उनकी पूरी फैमिली नीचे ही बैठकर टीवी पर कुछ देख रही थी, तो वो ऊपर चले गए और पूरे बंगले को देखने लगे। अब वो उस फ्लोर पर चले गए थे कि जहाँ पर लोगों ने उनको कॉल करके उसके बारे में बताया था, उस औरत के बारे में कि जो वहाँ पर नज़र आती थी। लेकिन पूरा वहाँ पर देखने के बाद भी उनको ऐसा कुछ फील ना हुआ। लेकिन वहाँ टेरेस पर एक चेयर पड़ी हुई थी, स्विंगिंग चेयर, कि जिस पर बैठकर
झूला जाता है। अब वो उसी चेयर को देख रहे थे और साथ रखी हुई जो एक और फालतू चेयर थी जो कि नॉर्मल चेयर थी, उस पर बैठ के और उस चेयर की तरफ देखने लगे और बाहर का नज़ारा भी देखने लगे। वहाँ पर काफ़ी सारी बिल्डिंग्स बन चुकी थी, 5 से 6 मंजिला, और काफ़ी सारे फ्लैट्स भी, और उनमें फैमिलीज़ भी आकर रह रही थी। अभी वो बाहर देख ही रहे थे कि उनकी दोबारा उस चेयर पर नज़र पड़ी तो वो चेयर हल्की हल्की हिल रही थी। तो उन्होंने सोचा हो सकता है हवा की वजह से हिली हो, लेकिन वहाँ तो हवा भी नहीं चल रही थी। अब उन्होंने अपना ध्यान किसी और तरफ डाइवर्ट किया, लेकिन जब दोबारा उस चेयर की तरफ देखा तो वो चेयर अब काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी थी, प्रॉपरली इस तरह कि उस पर कोई बैठकर झूल रहा हो। वो जल्दी से वहाँ से उठे और टेरेस से जो रास्ता बाहर की तरफ जाता है, मतलब घर के अंदर की तरफ जाता है और वहाँ से फिर नीचे जाया जाता है, तो वो उस रास्ते से घर के अंदर गए और उस टेरेस के बिल्कुल सामने एक कमरा था। उसका दरवाज़ा काफ़ी खस्ता हाल था और बिल्कुल थोड़ा सा वो दरवाज़ा खुला हुआ था। वो उस चेयर की तरफ अभी भी देख रहे थे तो आहिस्ता आहिस्ता उसका झूलना बिल्कुल बंद हो गया और बाकी पूरे फ्लोर पर बिल्कुल अंधेरा था। अब उनको महसूस हुआ कि वो जो कमरा है जो टेरेस के बिल्कुल पीछे है, वहाँ से 2 रेड कलर की आइज़ उनको अपनी तरफ आते हुए दिखाई दी। लाल सुर्ख रंग की आंखें जो कि उनके ऊपर घूम रही थी। ये नज़ारा देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हो गई और जल्दी से नीचे वाले फ्लोर पर भाग गए जहाँ पर उनकी फैमिली थी। तो उनके यूं अचानक नीचे भागते हुए आने का सबब पूछा जब उनके घर वालों ने, तो उन्होंने कहा बस कुछ नहीं, वैसे ही जल्दी से नीचे आ गया हूँ। ऊपर दिल नहीं लग रहा था, काफ़ी बोर हो रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना तुम सब लोगों के साथ जाकर नीचे बैठो। उनको काफ़ी ताजुब हो रहा था और तजस्सुस भी हो रहा था कि वो आखिर मैंने क्या देखा है, और उनका दिल उनको दोबारा कह रहा था कि एक दफ़ा दोबारा ऊपर जाना चाहिए। उन्होंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और घर वाले अभी भी टीवी देखने में ही मसरूफ़ थे और साथ थोड़े बहुत स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी रहे थे और बिल्कुल टीवी में उनका ध्यान गुम था। तो वो दोबारा से ऊपर गए, अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके और टेरेस की तरफ देखा और पूरी लाइट ऑन करके इधर उधर देखा। तो अब तो वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था। उन्होंने अपने मोबाइल की टॉर्च अब बंद कर दी और नीचे जाने ही लगे कि उनके जहन में ख्याल आया कि क्यों ना इस कमरे के अंदर झांक कर देखूं, क्योंकि उसका दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था और पहले कभी भी उन्होंने उस कमरे के अंदर नहीं झांका था। तो जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोल के अंदर देखा तो क्या देखते हैं कि एक औरत लंबे लंबे बालों वाली बिल्कुल ज़मीन पर बैठी हुई थी। इतना अंधेरा होने के बावजूद भी वो साफ नज़र आ रही थी और उसकी आंखें बिल्कुल नीचे थीं और बाल आगे वाली साइड से नीचे गिरे हुए थे और वो बिल्कुल सरगोशी करते हुए कुछ हल्का हल्का पढ़ रही थी और वो बिल्कुल काले रंग के लिबास में थी। और मैंने उसकी शक्ल ना देखी, बस उसने जो अपने घुटनों पर हाथ रखे हुए थे वो देखे। वो हाथ इस तरह थे कि जैसे पिच डार्क ब्लैक कलर हो और उसके ऊपर हल्के हल्के बाल हो, लंबे नाखून और नाखून भी बिल्कुल काले रंग के। ये देखने के बाद मेरे पाँव में से जान निकल गई और मेरे से चला ही नहीं जा रहा था। अलबत्ता मैंने दरवाज़ा इतने हल्के से खोला था कि उस चीज़ को मेरे वहाँ होने का एहसास नहीं हुआ था। मैं किसी तरीके कदमों को पीछे पलटते हुए आराम आराम से नीचे जाने लगा। नीचे जाते ही मैंने ख़ुद को संभाला, जो कि मेरी फैमिली अभी भी टीवी में मसरूफ़ थी। उनसे मैंने कुछ भी ना कहा। 10 से 15 मिनट ऐसे ही बैठा रहा। उसके बाद जब मेरे थोड़े होश बहाल हुए और मैं अपने होश में आया और ख़ुद को थोड़ा संभाल लिया तो अपने घर वालों को कहने लगा कि हमें कल सुबह ही यहाँ से निकलना होगा। मुझे कराची में कोई बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम है जिसकी बिना पर मुझे वहाँ पहुँचना होगा और सुबह सुबह ही हमें यहाँ से निकलना होगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ आप हो आना, हम यहाँ पर रह लेंगे, आप अपना काम करके वापस आ जाना। लेकिन उसने कहा नहीं, हम सबको जाना पड़ेगा, हो सकता है वो काम 2 से 3 दिन का और मैं वापस ना आ सकूं, इसलिए सुबह हमें हर हाल में यहाँ से निकलना है और फर्स्ट टाइम निकलना है। वो रात उन्होंने किसी तरीके वहाँ पर गुजारी और उनमें से किसी को भी कुछ ना बताया और फिर सुबह होते ही वो लोग कराची की तरफ रवाना हो गए। कराची जाकर उन्होंने पहली फुर्सत में अपने पार्टनर से मीटअप रखा और उनको एक ही जगह पर बुलाया और जो सब कुछ हुआ उनको एज़ इट इज़ बयान किया।
तो उनके ये सब बताते ही उनके किसी पार्टनर ने भी उन पर यकीन ना किया और कहा कि आज के ज़माने में ये बातों पर यकीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पुराने लोग जो होते थे वो इस तरह की चीज़ों पर बिलीव कर लेते थे, लेकिन अब ज़माना जितना मॉडर्न हो चुका है तो हम तो खैर इस बात पर यकीन नहीं करते। लिहाजा उन तीनों ने इस बात की वजूद से इनकार कर दिया और जो सब कुछ हुआ कहने लगा कि तुम्हारा कोई वहम होगा या नज़रों का धोखा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आखिरकार मेरे ससुर के दोस्त के इसरार करने पर वो लोग वहाँ जाने को तैयार हो गए और उन्होंने कहा कि 1 से 2 दिन में ही वहाँ जाएंगे और जाकर देखेंगे ऐसा कुछ है भी कि नहीं। मेरे ससुर के दोस्त ने अपने घर ये बताया कि मैं किसी बिज़नेस के काम से 1-2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। वो उनको नहीं बताना चाहते थे कि उन्होंने उस घर में क्या देखा है या क्या फ़ील किया है। और अब वो दिन भी आन पहुँचा था कि उन चारों ने हैदराबाद के लिए निकलना था। वो चारों सुबह एक ही पिंट पॉइंट पर इकट्ठा हुए और उसके बाद हैदराबाद के लिए रवाना हो गए और सारे एक ही गाड़ी में गए थे और अपने साथ एक आमिल साहब को भी लेकर गए थे कि वहाँ जाकर वो कुछ भी ऐसा हो तो उनको बता दें या उधर कुछ पढ़कर उनको बता सकें कि यहाँ पर कुछ ऐसा है कि नहीं। उनके तीनों पार्टनर्स तो इस बात से राज़ी ना थे कि आमिल साहब को साथ लेकर जाया जाए, लेकिन उनके बार बार इसरार करने पर वो इस बात पर भी रजामंद हो चुके थे और अब वो हैदराबाद के लिए निकल चुके थे। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने उस घर को दिखाया आमिल साहब को और कहा कि इसी के अंदर जाना है। वो पांचों उस घर के अंदर जाने लगे। आमिल साहब जो थे वो साथ साथ कुछ पढ़ते जा रहे थे और इधर उधर फूंक मारते जा रहे थे और साथ अपने सर को ना के इशारे में हिलाते हुए उनको मुखातिब कर रहे थे। मतलब उनके कहने का यही था कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही वो तीसरे फ्लोर पर गए और कुछ पढ़ने लगे और फिर जब उन्होंने उस दरवाज़े को खोल कर देखा तो वो ज़ोर ज़ोर का अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल्लाहु अकबर ये कलमात कहने लगे। ये कहने के बाद उन्होंने उनको कहा कि बाकी घर में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जो कमरा है जो कि टेरेस के बिल्कुल पीछे था, यहाँ पर बहुत सारे खबीस जिन्न और जिन्नियों का बसेरा है जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। उन्होंने 15 से 20 मिनट वहाँ पर कुछ कलमात वगैरह और कुरान पाक की आयत वगैरह पढ़कर फूंकी और उसके बाद उनसे कहने लगे कि ये मेरे बस की बात नहीं, इनको यहाँ से निकालना। हमें 1-2 अच्छे आमिल जिनको मैं हैदराबाद में जानता हूँ उनको भी बुलाना पड़ेगा, तब ही इस चीज़ का तोड़ हो सकेगा। तो मेरे ससुर के दोस्त इस बात पर रजामंद हो गए, लेकिन बाकी 3 जो थे वो कहने लगे कि ये सब इनकी मन घड़ंत कहानी है। लेकिन फिर भी तुम अपनी तसल्ली के लिए उन 2 आमिल जो ये कह रहे हैं उनको भी बुलवा लो और फिर देखते हैं कि ये क्या करते हैं। लिहाजा वो आमिल साहब वहाँ से चले गए उन 2 आमिल को लेने जिनको वो वहाँ पर जानते थे और वो काफ़ी पहुँचे हुए थे। अब ये चारों दोस्त घर में बिल्कुल अकेले थे और शाम हो गई थी। शाम के वक्त ये फिर उसी फ्लोर पर गए तो इन तीनों को ही वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस हुई कि इन्होंने भी यकीन कर लिया कि वहाँ पर वाकई ही किसी चीज़ का साया है और बसेरा है। उसके बाद इन्होंने ठान ली कि जब तक वो तीनों आमिल नहीं आएंगे ये उस फ्लोर पर नहीं जाएंगे और नीचे ही रहेंगे। तकरीबन 7 से 8 का टाइम था कि आमिल भी वहाँ पर पहुँच गए। वो 3 आमिल थे और उनके पास काफ़ी सारा सामान भी था, जैसे कुरान पाक वगैरह, और हाथ में काफ़ी ऐसी चीज़ें थी कि जिनसे उन्होंने दम दारूद करना था। और वो तीनों इनको नीचे रुकने का कहकर ऊपर चले गए। तो जैसा कि मेरे ससुर के दोस्त बताते हैं कि वो आमिल वहाँ पे 3 दिन का चिल्ला करने वाले थे, क्योंकि उनको पता था वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और एक दिन से कुछ भी नहीं होगा। उनको रोज़ तकरीबन रात 9 से 10 के दरमियान 3 दिन लगातार चिल्ला करना पड़ेगा। तो पहले दिन उनके साथ जो हुआ वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक था। उन्होंने उसी टेरेस पर बैठकर एक दूसरे के हाथ पकड़कर कुछ कलमात कहना शुरू किए, आयत वगैरह पढ़ना शुरू की। तो वो बताते हैं कि वहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा मनहूसियत का एहसास होता था और ऐसे लगता था कि कोई चीज़ उनको बार बार अपने पास बुला रही है और उनको बार बार उस कमरे का दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ें आती थीं और नज़र भी आता था कि वो दरवाज़ा खुल रहा है और बंद हो रहा है।
काफ़ी सारे काले साए उसके बाहर आ रहे हैं, फिर अंदर जा रहे हैं और उस पूरे फ्लोर पर फिर रहे हैं। पहले दिन तो ये सब कुछ हुआ और उन्होंने इन सब को बताया। दूसरे दिन आमिल जो थे उन्होंने फिर इस तरह का अमल किया और दूसरे दिन उनको अपने साथ कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई दिया कि जिससे वो भी थोड़ा खौफज़दा हो गए। उनको उस कमरे में से काफ़ी तादाद में खोपड़ियाँ और काले साए बाहर निकलते हुए दिखाई दिए और वो फिर उनके ऊपर घूमने लगे, काफ़ी ख़तरनाक किस्म की आवाज़ें निकालने लगे। बस वो ये चाहते थे कि ये किसी तरीके यहाँ से भाग जाएं और इस अमल को पूरा ना करें। उसके बाद उनको वहाँ से काफ़ी ज़्यादा जलने की भी स्मेल आने लगी। यहाँ तक कि जो नीचे चारों बैठे हुए थे उनको भी जलने की स्मेल आने लगी थी, ऐसे कि जैसे किसी इंसान को या किसी जानवर को जलाया जा रहा हो। काफ़ी अजीब किस्म की बदबू आने लगी थी। उस दिन भी ये अमल किया गया और अब तीसरा और आखिरी दिन आन पहुंचा था। उस दिन तो बात बिल्कुल सर से आगे बढ़ चुकी थी। वो चीज़ें सिर्फ उनको तंग नहीं कर रही थी बल्कि उनको नुकसान भी पहुंचा रही थी। उनके जिस्म को मार रही थी, उनको ज़रब लगा रही थी और उनको नाखन वगैरह भी मार रही थी, जिसकी वजह से उनका खून भी निकल रहा था। लेकिन वो आमिल इतने पक्के थे कि वो इन चीज़ों को भगाए बगैर वहाँ से जाने वाले ना थे। ये सब कुछ होने के बाद उन्होंने अपने अमल को और ज़्यादा तेज़ कर दिया ताकि ये जल्दी से जो है उन चीज़ों को वहाँ से भगा दें। अब तमाम जितने भी काले साए थे वो आग की लिपटों में घिरते हुए उस घर के अंदर से गायब होने लगे थे और जैसे राख बनती है वैसे बन के वहाँ से बिल्कुल गायब होने लगे थे कि एंड पे उन्होंने देखा कि वही औरत कि जिसको कई लोगों ने टेरिस में देखा था, एंड पे वो भी उस कमरे से बाहर निकली। उसका जिस्म बिल्कुल काला था और अब उसके मुंह से भी बाल हट चुके थे। उसकी आंखें भी बिल्कुल काली और मुंह इतना ज़्यादा काला था उनके मुताबिक कि वो बयान नहीं कर सकते इस चीज़ को। उसके बाद उन्होंने अपने अमल को और ज़्यादा तेज़ किया तो देखते क्या है कि उस औरत को पाँव से आग लगना स्टार्ट हुई और बालों तक आग लग गई। वो इतनी ज़ोरदार चीखें मारने लगी कि वो दिल दहला देने वाली थी। यहाँ तक कि नीचे बैठे हुए चारों बंदों को भी वो चीखें सुनाई देने लगी थी। 15 से 20 मिनट बाद वहाँ पे बिल्कुल खामोशी हो गई। जो भी आमिल थे उन्होंने पूरे घर में घूमकर कुछ पढ़ा, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे फ्लोर्स में, और उसके बाद उन दोस्तों को जाकर कहा कि अब इस घर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है और ये घर इन चीज़ों के वजूद से बिल्कुल पाक हो चुका है और आपको अब यहाँ पर इस तरह का कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद हम लोगों को भी चैन का सांस आया। वो रात हमने उस घर में गुजारी, लेकिन उस दिन हमें कुछ भी ऐसी मनहूसियत फील ना हुई और वो काफ़ी आराम से सोए वहाँ पर। दिन होते ही वो कराची के लिए दोबारा रवाना हुए और इस बात पर डिस्कस करने लगे कि उनको उस बंगले की तामीर का काम आप शुरू कर देना चाहिए और उसके बाद उसको बेच देना चाहिए या फिर रेंट आउट कर देना चाहिए। लेकिन ये बात भी दोबारा से हवा होगी और काफ़ी अरसा गुजरने के बाद भी उस घर पे कोई काम ना हुआ। मेरे ससुर के वाक़या सुनाने के बाद हमें भी काफ़ी तजस्सुस हुआ और मैं अपने ससुर के साथ और एक दो और कज़नों के साथ जब हैदराबाद गया तो मैंने कहा कि हमें भी उस जगह को विज़िट अब करना है। हम उस बंगले के अंदर गए, लेकिन हमें कुछ भी इस तरह का फ़ील ना हुआ कि वहाँ पर कुछ इस तरह की चीज़ है या कुछ भी। लेकिन जब हम उस फ्लोर पर गए और ख़ास कर उस कमरे के पास से गुज़रे कि जहाँ पर इन चीज़ों का साया था, तो आज तक भी वहाँ पर किसी के जलने की बदबू थी कि यहाँ पर किसी चीज़ को जलाया गया हो और हल्की हल्की जलने की स्मेल आ रही थी। तो वो स्मेल करने के बाद वो तमाम वाक़या जो मेरे ससुर ने मुझे सुनाया था मेरे जहन में घूमने लगा और मेरी तबीयत ख़राब होने लगी और मैंने अपने कज़न्स और ससुर से कहा कि मेरा यहाँ पर रुकने का दिल नहीं कर रहा, मुझे यहाँ से वापस ले जाओ। वापस कराची आने के बाद मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई तो मेरे ससुर मुझे कहने लगे कि मैंने तो तुम्हें कहा भी था कि तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, वहाँ पर आज भी उन चीज़ों के जलने की बदबू है जो कि मैंने ख़ुद फ़ील की है और जो वाक़या मैंने सब सुना है वो अब मैं उस पर बिल्कुल पक्का यकीन करता हूँ कि वहाँ पर ये सब कुछ हुआ होगा। और मेरे ससुर ने जो कहानी मुझे सुनाई थी कि जो उनके दोस्त और पार्टनर्स के साथ हुआ था वो कतई ही झूठ ना थी, बिल्कुल सच था।
आप इस बात को सच माने या ना माने, लेकिन मेरा पूरा यकीन है कि ये सब कुछ उनके साथ हुआ था। और ऐसी चीज़ें वाकई में मौजूद होती हैं, और काफ़ी अरसे से जो जगह सुनसान पड़ी हुई होती हैं वहाँ इन चीज़ों का बसेरा हो जाता है। जैसा कि आपको बताया था कि वहाँ पर काफ़ी सारे घर जो थे वो अंग्रेज़ों के दौर के थे, कोठियाँ और बंगले। तो इन चीज़ों का वजूद वहाँ पर हो जाना बिल्कुल आम बात थी। अगर आप चाहें तो आप ख़ुद भी कभी वहाँ पर जा सकते हैं। हैदराबाद की जो मेडिकल गली है, मशहूर मेडिकल गली है, उसके साथ जो इलाका लगता है जहाँ पर अब काफ़ी सारे बड़े बड़े फ्लैट्स बन चुके हैं और काफ़ी वेल मेंटेन्ड बंगले और सोसाइटी बन चुकी है, वेल पोस्ट इलाका बन चुका है वो। आप चाहें तो उस इलाके को विज़िट भी कर सकते हैं और किसी से पूछ भी सकते हैं कि ये जगह पहले कैसे हुआ करती थी और यहाँ पर अंग्रेज़ों के ज़माने के घर, बंगले और कोठियाँ वगैरह हुआ करते थे या नहीं।